स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक हैं। तो निफ्टी अपने डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। आज एक गैप के साथ खुले, लेकिन फर्दर फॉलो बाइंग आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में नहीं आई, लेकिन कुछ सेक्टर्स इनमें अच्छी मूव दिखी। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, चाहे वो और 50 डीएमए के ऊपर ही मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वहां से पार्टिसिपेशन। लेकिन अच्छी बात है कि लार्ज कैप में से जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं, बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, दूसरे कुछ और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, एल&टी कैपिटल गुड्स जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें आपको अच्छी मूव दिख रही है और जिसके चलते आप निफ्टी में ये ऊपर की तेजी भी दिख रहे हैं। लेकिन आज भी इस दिन भी रियल एस्टेट स्पेस में जो सेक्टोरिकली गेनर भी था लास्ट वीक 15 साल की ऊंचाई पर, और इनफैक्ट सबसे बड़े गेन जो थे वो सेक्टर अब भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे स्टॉक्स लाइक आप आज गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, डीएलएफ की बात करें, प्रेस्टीज और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स की बात करें, इन सब में एक अच्छी सर्ज हमने पिछले हफ्ते भी देखी थी और आज भी रेमंड्स, माइक्रोटेक, पूरा स्पेस रियल एस्टेट का अच्छी खासी वाइब्रेंस के साथ है। और इनफैक्ट टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स, लार्ज कैप ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स, ऑटो पैक में आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक, स्कॉच जैसे स्टॉक्स, इनमें भी आपको मूव देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल बाजार में इस वक्त आप तेजी का ट्रेड देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट से अच्छी आउट परफॉर्मेंस के बीच इस वक्त सेटअप दिख कैसा रहा है? ऊपर की तरफ क्या लेवल्स आए इस वक्त करने चाहिए निफ्टी पर? एक बार सेटअप थोड़ा डिम्पी से समझते हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी। गुड आफ्टरनून प्रियंका। अगर आप देखें तो कुल मिला के आज थर्ड डे है जब बाजार के अंदर तेजी है, और थर्ड डे आज गैप का भी है। हमने तीनों दिन गैप के साथ ओपन किया, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें हम लाल निशान से हरे निशान में पहुंचे हों। तीनों दिन की एक और यूएसपी भी है कि गैप के बाद बाजार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। अगर आप आज देखेंगे तो 146 पॉइंट की जो तेज़ी है, इसमें 110 पॉइंट तो गैप के हैं। तो एथिकली अगर आप देख भी रहे हैं तो दिन भर में सिर्फ 20-30 पॉइंट का गेन अभी तक आपको मिल रहा है, जो कि वैसे देखा जाए कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मार्केट में ये तीसरा दिन ऐसा है जब बाज़ार गैप के साथ खुलता है और गैप के बाद तेज़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार को अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। अभी भी एक तरफा बाज़ार नहीं हुआ है। भले ही आपको हम एडवांस डिक्लाइन भी दिखाते हैं, विक्स भी दिखाते हैं, उसमें आप नोटिस भी करते हो कि बहुत बड़े गैप के साथ चल रहे हैं एडवांसेस, लेकिन फिर भी आप उस जंक्शन, उस एरिया से पार नहीं हुए, जिस एरिया में अभी भी खतरा तो बरकरार है। दूसरा, गैप के दम पर निफ्टी ने 19,200 को पार किया। आपको ध्यान होगा उस दिन गैप अप हुआ था। अब 19,400 रेजिस्टेंस है। क्या मार्केट इसको भी गैप से पार करेगा? अगर इसका जवाब है हाँ, कि अगर मार्केट इसको गैप से पार करने जा रहा है, तो फिर ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि फिर एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग और आएगी, क्योंकि जो लोग फंस जाएंगे उनको एग्जिट चाहिए होगा। लेकिन अगर एक गैप के साथ नहीं पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है यहीं पे आके रुक जाए। ये फिर किसी और चीज़ों को नोटिस करेगी। वो क्या चीज़ नोटिस करेगी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जरा बैंक निफ्टी के बारे में आपको एक राय और रख दूँ। बैंक निफ्टी में 43,500, 43,800 ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। 500 आप जैसे तैसे करके पार कर जाएंगे, अभी कर भी रखा है आपने, लेकिन 800 के बाद आपको फिर से शॉर्ट कवरिंग चाहिए, इसको भी गैप चाहिए। अगर ये 43,800 का गैप के साथ नहीं पार करेगा तो ये रेजिस्टेंस वाला रोल भी अपनाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आप 3 दिन से शॉर्ट कवरिंग कुछ खरीदारी के दम पर यहाँ तक आए हुए हो, लेकिन मार्केट यहाँ से चलेगा, इसके लिए नई फोर्स, नए फ्यूल की ज़रूरत है। ये बात हमने सुबह से अभी आपके सामने बात रखी थी डाटा को देखने के बाद। ये मेरा अपना एनालिसिस नहीं है जो सिर्फ नंबर्स और डाटा कह रहे हैं, मैं सिर्फ उसी को ही रिफ्लेक्ट करके आपके सामने रखता हूँ। एक और पॉइंट, आज फिच ने ना भारत की जीडीपी अनुमान बढ़ाया है। ऐसी कुछ और खबरें चाहिए। ये वेटेज के हिसाब से ठीक खबर है, लेकिन और खबरें चाहिए, ऐसी खबरें चाहिए कि जीडीपी अनुमान ठीक हो जाए, आपका कोई और ऐसी खबर आ जाए जो ग्लोबल मार्केट से ना कनेक्ट होते हुए सिर्फ निजी तौर पर भारत को काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाए। एक और चीज़, क्रिस वुड ने चेतावनी भी दी और भरोसा भी दिया है। आप जैसे समझना चाहें वैसे समझें। क्रिस वुड कह रहे 25% करेक्ट हो जाएंगे, लीडरशिप चेंज हो गई तो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं चेंज हुई तो भारतीय बाजार बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको इस तरह के कुछ एक और स्टेटमेंट आती हुई दिखे, ये आपको बजाय क्रिस्टल क्लियर करने के थोड़ा और कंफ्यूज करेंगे कि मार्केट में अभी कैसे पोजीशंस रखना है। ये कंफ्यूजन आपको लेवल्स में भी दिखेगी। तो थोड़ा सा बी अवेयर, थोड़ा सावधानी से, हल्के हाथ से आप काम कीजिएगा। एक और बात, जब हमने कहा यहाँ से बाजार चलेगा तो चलने के पीछे एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आप ग्लोबल मार्केट्स के तर्ज पर शॉर्ट कवरिंग करवा के आए हो। एफआईज ने कुछ बहुत बड़ा एडिशन नहीं किया, सिर्फ 3% ही बढ़ाया है।
13-14% से 17.5% पे आए हो आप। तो अभी एफआईज का रोल इस हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एफआईज आ रहा है मार्केट के अंदर तो आप इंजॉय करेंगे शॉर्ट कवरिंग की रैली को, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग की रैलीज आपको 19,800 तक भी ले जाए अगर ये आती है तो। एक और बात, छोटे छोटे मुनाफे की और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। और ग्लोबल मार्केट का असर फिर से इंडियन मार्केट्स पे ज़्यादा होगा बजाय अपने नतीजों के। आपको याद भी नहीं होंगे नंबर्स के, किस नंबर का इंपैक्ट ऐसा पड़ा था कि जिसने मार्केट को ऊपर किया, आपको याद भी नहीं होगा, हमें भी याद नहीं, किसी को भी याद नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट हर दिन, हर रोज, हर समय हम नोटिस कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जाके ग्लोबल मार्केट्स को चेक कर रहे हैं। तो इसलिए वेटेज बहुत ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट्स की, फिलहाल वहीं पे आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स है मार्केट के जो हमने आपके सामने रखे। अभिषेक आपको मेहमानों से कनेक्ट करवा रहे हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा डिम्पी ने कि ग्लोबल जो क्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ से हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर नतीजे या तो इन लाइन आए हैं या बेहतर आए हैं, वहाँ से निराशा नहीं है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फॉलो बाजार ने किया नहीं है। हालांकि आज अच्छी स्ट्रेंथ है, शुरुआत अच्छी हुई है आज हफ्ते की, 150 अंकों पर है, 19,400 के आसपास का निफ्टी है। लेकिन क्या यहाँ से निफ्टी और आगे बढ़ेगा या कुछ बाधाएं हैं जिन पर नज़र रखनी ज़रूरी है? अब मैं मेहमानों को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि यहाँ से बाजार की चाल क्या होगी और आपके लिए कमाई के मौके आखिरी के घंटे में कहाँ पर बनेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं, अंशुल जैन हैं, जय पटेल हैं और श्रीकांत चौहान हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। ऑलरेडी आज हमने बढ़िया तेजी देखी और अच्छी चीज़ ये रही कि बाजार अपने गेंस को टिकाए रखने में ना कामयाब रहा और कहीं ना कहीं उसको कंसोलिडेट करके थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ा। आपको लगता है कि आखिरी के घंटे में इंडेक्स में कोई ट्रेड बनता है या नहीं, ये बताइए, और यहां से बाजार की चाल आप किस तरह की देख रहे हैं आगे? श्रीकांत जी, ठीक है, श्रीकांत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जय के पास चलेंगे। जय, आपसे ये सवाल, आप बताइए कि इंडेक्स को आप निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं, और आखिरी इस घंटे में क्या कोई ट्रेड बन रहा है इंडेक्स पर या नहीं बन रहा है? तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी के लिए हम देखें तो 19,380 पार कर लिया। थोड़ा रेजिस्टेंस था 19,370 का, जो दिन का हाई भी था पिछले 15 मिनट में, वो क्रॉस कर दिया। तो डेफिनेटली अभी मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है बाजार में आती हुई। 19,400 जैसे डीपी सर ने बात की है, तो डेफिनेटली वहां पर एक रेजिस्टेंस है। 75 लाख जितने कॉल राइटर्स वहां खड़े, तो एक अगर वो लेवल पार हो गया कल गैप अप में या इवन अभी के सेशन में, लास्ट क्लोजिंग सेशन में, तो डेफिनेटली एक रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। 19,500 तक के लेवल्स मुझे दिख रहे कल या परसों के सेशन तक आते हुए। सो डेफिनेटली निफ्टी में लॉन्ग होके जाना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ओवरऑल ग्लोबल लेवल से भी संकेत नॉर्मली आ रहे, कुछ ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी। सो 19,500 वुड बी टारगेट जो पहला रहेगा। स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 19,300 का हम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेके जा सकते हैं कल के दिन के लिए, तो वहां पर एक सेफ्टी अच्छी मिल सकेगी। सो मैं बुलिश हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। बैंक निफ्टी में भी काफी एक अच्छा आज के दिन में दिखाया, 43,500 को सस्टेन कर रहा था और उसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा था, तो बिल्डअप भी हुआ वहां पर कोट राइटर्स का, और प्लस 43,600 के वहां पर अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट ये अराउंड निकल लेगा तो 43,640 के लेवल्स में आज के दिन में क्लोजिंग सेशन तक आते हुए मुझे लग रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से भी 50 पॉइंट का बढ़ोतरी दिख सकता है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग सेशन में। ठीक है, बैंक निफ्टी में 50 अंक की बढ़ोतरी, 44,000 के जब इंडेक्स को 50 पॉइंट, यही कह सकते हैं उठ के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन फिर भी यहाँ से तेजी अगर और बनती है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं मोमेंटम या फिर माहौल बेहतर करने के लिहाज से वो ज़रूरी हो जाएगा। फटाफट आपके लिए ट्रेड जान लेते हैं और शुरुआत करेंगे अंशुल से। अंशुल, बताइए कहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं क्लोजिंग के सेशन में? देखिए, मैं पहले स्टार्ट करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी से। जय के साथ मैं अलाइंड हूँ। हमने अपने क्लाइंट्स को 19,350 की कॉल रिकमेंड की है बाय करने के लिए, और बैंक निफ्टी पे 43,500 की हमने कॉल रिकमेंड की है, क्योंकि यहाँ से हमको तेजी दिख रही है। निफ्टी में डेली चार्ट पे 34 और 55 मूविंग एवरेज 19,455 के अराउंड है, तो जो करंट शॉर्ट कवरिंग है ये वहां तक आराम से पहुंचेगी। उसके ऊपर निकलती है नहीं, ये गैप डिसाइड करेगा। अगर गैप मिल जाता है तो हम उसके ऊपर निकलेंगे।
ट्रेडिंग कॉल्स में F&O के काउंटर में पहला हम रखेंगे पेट्रोनेट। बहुत तेजी से स्टॉक की पिटाई हुई थी, अपने डेली मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है। लो डिग्री चार्ट्स पे इसमें रिवर्सल की फॉर्मेशन हुई है। 204 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 204 के ऊपर निकलता है तो तुरंत लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में टारगेट्स 212 तक के मिलेंगे, स्टॉप लॉस 200 का रहेगा। दूसरा कैश का काउंटर, मिड कैप का काउंटर है हिम्मत सीड। इसमें एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया है 162 के ऊपर। जैसे ही स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करता है, इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। 150 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक 25 से 30% की अपसाइड दे देगा, तो 205 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हम बाइंग देख रहे हैं। सीधा आपने ये स्टॉक्स लिए हैं कुछ। अब हमारे साथ पैनल पर आज बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए शर्मिला जोशी भी बनी हुई है। शर्मिला, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट आज जिस तरह की तेजी एक कमबैक सी दिख रही है आपको केमिकल स्टॉक्स में, चाहे आप आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स का एक हवाला दें या फिर आप दीपक नाइट्रेट की बात करें। इनफैक्ट चैनल चेक से जो अब तक देखा है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी हैमर्ड हो चुके हैं केमिकल स्टॉक्स के, प्राइस भी और ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी। लेकिन ये जो आज तेजी दिख रही है, इसे आप किस तरह से व्यू करेंगी? अगर आरती इंडस्ट्रीज के नंबर एक बार क्या एक रब ऑफ इफेक्ट पूरे सेक्टर पर दिखेगा? इस स्पेस पर थोड़ा सा व्यू बनाना चाहिए, क्या व्यू बनेगा इस वक्त? इंडस्ट्रीज का जो हमने प्राइस राइज देखा है वो हम उनके जो क्वार्टरली नंबर आए थे उसके साथ जुड़ सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एक समय था कि पूरी केमिकल स्पेस में हम एक रैली देख रहे थे। वो चाइना प्लस वन फैक्टर जो हम कह रहे थे ड्यूरिंग दोस कोविड इयर्स 2020 के बाद, जब लोग चाइना के अलावा और एक मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे, तो उस समय ऐसा था कि जिस किसी नाम में केमिकल बस अगर जुड़ जाए तो वो स्टॉक चल रहा था। और ऑन द ग्राउंड भी अगर आप मैनेजमेंट से बात करते तो आपको ये एहसास होता कि उनके डेफिनेटली रेवेन्यू और सभी चीजों में बढ़त हुई है, बिकॉज दे हैव बीन अप्रोच्ड बाय वेरियस बायर्स। लेकिन आई थिंक अब वो समय नहीं रहा, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि आप किस तरह की केमिकल की बात कर रहे हैं, उसका आउटलुक क्या है, और उस हिसाब से आपको स्टॉक में आपकी पोजीशनिंग करनी होगी। तो यस, आई थिंक डेफिनेटली आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में और भी अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर कुड बी अ कपल ऑफ अदर नेम्स दैट कुड गेट एडेड टू दैट। एक काफी बीटन डाउन नेम है यूनाइटेड फॉस्फोरस, उसकी तरफ भी देखा जा सकता है। आई थिंक टाटा केमिकल्स इज अनदर नेम दैट आई लाइक, तो उसे भी कंसिडर किया जा सकता है। तो वही आप ध्यान में रखें कि किस तरह का केमिकल है और क्या उसका बात ठीक कह रही हैं। यूपीएल की आप बात कर रही हैं। इनफैक्ट ये चला 630 तक गया, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से अब ये जो गिरना शुरू हुआ वापस, और नंबर्स भी हमने देखे थे, थोड़ा सा ओवरसीज का एक हैंग तो रहता है, बट ठीक है, इस स्पेस पर नज़र बनाकर इस वक्त रख सकते हैं। दीपक नाइट्रेट हो, एसआरएफ हो, आरती इंडस्ट्रीज़ हो, यूपीएल जैसे स्टॉक्स हो, इनको ज़रूर आप नज़र पे रखें। लेकिन आज के लिए बाकी हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनकी टेक्निकल कॉल्स क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। राहुल घोष भी है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून राहुल, नमस्कार। आपकी आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो दो कॉल्स, एक जिंदल स्टील और एक पंजाब नेशनल बैंक पे। तो जिंदल स्टील करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, आज स्ट्रॉन्ग भी है स्टॉक और एक अच्छा डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है। स्टॉप लॉस 590 रखेगा और टारगेट रखेगा 630 पे। दूसरा पीएनबी है, 75.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 76 के ऊपर बाई कीजिएगा। रिपीट, 75.15 पे ट्रेड कर रहा है, 76 के ऊपर बाई कीजिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 72.5 और टारगेट 79 एंड 83। सो पीएनबी एंड जिंदल स्टील जो आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हैं, और साथ ही पीएसयू बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक, ठीक है। और ये शो के स्टार्ट में ही जय भी बता रहे थे कि यहाँ से बैंक निफ्टी पर आप एक रैली देख सकते हैं। तो जय, आपकी कॉल्स में क्या है? बैंक्स हैं, बैंक्स एंड फाइनेंस? जय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, जय के साथ शायद संपर्क टूटा है हमारा, उनसे फिर कनेक्ट करेंगे। लेकिन आज अब जो हम सीमेंट स्टॉक्स में देख रहे थे, जेके लक्ष्मी सीमेंट के अच्छे नंबर्स के बाद इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, जेके सीमेंट जैसे काउंटर, अब रैमको सीमेंट जैसे, तो और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ब्रॉडर मार्केट में तो अच्छा खासा एक्शन है ही। क्या इस स्पेस से कुछ और बेट्स भी मिड कैप स्पेस से निकल कर आनी चाहिए? राहुल, मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कौन से सेक्टर्स आपको यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल लगते हैं, क्योंकि चल भी बहुत चुके हैं ये?
तो जनरली पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में भी मिड कैप में इज लुकिंग वेरी गुड, मेटल्स पैक मिड कैप में भी अच्छा लग रहा है। ये दो सेक्टर तो गुड, और एज ऑलवेज रियल्टी जो परफॉर्म करता हुआ आया है, थोड़ा सा भी वीक लल पीरियड रहा है लास्ट 1-2 वीक्स में। some mid cap realty names also you all can look at, and large cap realty names also can be looked at for going long. ठीक है, कुछ और स्टॉक्स को एक बार ज़रा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितनी भी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, जैसे जिंदल स्टील, पीएनबी, हिम्मत सिग्ना, पेट्रोनेट एलएनजी, जय के भी ट्रेड्स आना बाकी हैं, वो भी हम एक बार ज़रा देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ है कि मार्केट के अंदर अभी वो लीडरशिप वाले नाम नहीं आ रहे। कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा कि HDFC ले लो, रिलायंस ले लो, TCS ले लो, इन्फोसिस ले लो। और ऐसा नहीं कि TCS इन्फोसिस बहुत चले हैं, हफ्ते भर के चार्ट आप ज़रा दिखाएंगे TCS इन्फोसिस के तो इनके पार्टिसिपेशन नहीं है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल चीज़ तय है कि थोड़ा स्पेसिफिक होकर आपको ट्रेड करना है, एक तरफा वाला मूव तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ज़रा पता कर लेते हैं, क्योंकि शर्मिला है इसलिए मेरे को थोड़ा उनसे आइडिया लेना है। शर्मिला, ये IT वाली कंपनीज़ पे आपकी रेटिंग क्या है? मैंने आज ना मृणाल सिंह से पता करा था इनक्रेड के, वो भी यही कह रहे हैं कि बात ठीक है, कई बार ग्रोथ के सामने वैल्यूएशन नहीं खड़ी होती है। आप वैल्यू अच्छी है तो सामने ग्रोथ की दिक्कत है। आपका कन्विक्शन क्या है? मैं 10%, 5% कुछ लेके छोड़ दूं क्या? मैं जैन तक देखूंगा, अगले जैन क्वार्टर तक देखना चाहता हूं, तो एक क्वार्टर के लिए कुछ लेके छोड़ दूं, बहुत कुछ नहीं तो IT में। बिल्कुल, आई थिंक ये जो अगले 2-3 महीने रहेंगे वो मेरे हिसाब से IT के लिए हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं कि सेलिंग ये जो पिछला क्वार्टर हुआ उस नतीजों के बाद आते हैं, और फिर से आई थिंक टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी हम देखना चालू करेंगे कि लोग अपना पोजीशन बना रहे IT में, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जनवरी में काफी IT बजट्स फ्रीज हो जाते हैं इन द US, जो बहुत सारी IT कंपनीज के लिए बड़ा मार्केट। आई थिंक लार्ज कैप में मुझे HCL टेक ऐसा एक नाम है जो पसंद है, और मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा मिड कैप पर रहेगा, क्योंकि वहां पर अगर आपकी ऑर्डर बुक अच्छी है और तो मेरे हिसाब से वहाँ यानी अब ऐसा समय है कि आपको एक मिड कैप नेम तो आपके पोर्टफोलियो में रखना है। इट्स नॉट इनफ टू जस्ट हैव लार्ज कैप। तो मिड कैप में आई थिंक काफी अच्छे नाम है। आई लाइक LT, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जेंसार, काफी ऐसे स्टॉक्स है। वहां पर एकदम एक क्वार्टर का व्यू नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा अगर आप लॉन्गर टर्म अगर इसमें रुक सके तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी काफी पैसे बन सकते। ओके, ठीक है। मिड कैप IT में कुछ आप नाम भी बता रहे हैं शर्मिला, और आप ये भी बता रहे हैं कि ज़्यादा बड़े शेयर्स के साथ ना आ जाएं अभी मिड कैप। अच्छा, ये बात सच भी है। अभी ना हम आपके सामने हफ्ते और एक महीने के चार्ट्स भी फायर कर रहे थे। अगर आप TCS इन्फोसिस को देखोगे तो वो नहीं चले, लेकिन वहीं आप BSoft, HCL टेक, परसिस्टेंट, इन जैसी कंपनीज़ को देखोगे तो चले हैं। इनके ना बिजनेस मॉडल भी फ़र्क है, इनकी कंट्रीज़ भी फ़र्क है, इनका मार्जिनस में भी फ़र्क है। लीडरशिप नो डाउट इन्फोसिस TCS के पास ही रहेगी। वो ऐसी कंपनी एकदम से दिन रात में नहीं बनाई जा सकती, बट फिर भी इन कंपनीज़ के पास बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो ये चलती हुई भी दिखी हैं आपको। एनी हाउ, हम जरा ऑप्शंस पे आगे बढ़ते हैं, और खुश बोरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। खुश, बताइए। आज मार्केट तो ठीक है, इंडेक्स में भले ही गैप मिला लेकिन उसके बाद टूटा नहीं, ये अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल डिम्पी, देखिए जो ये मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं, फ्राइडे का मूव और आज का मूव, ये बहुत ही एक एनकरेजिंग साइन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाई पोजीशन बना सकते हैं ओवरऑल मार्केट का व्यू ध्यान में रखते हुए, और स्पेसिफिकली अगर L&T फाइनेंस की बात करें जो मेरा आज के ऑप्शन के चार्ट का ट्रेड है, देखिए 140 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे साथ यहाँ L&T फाइनेंस का 145 का कॉल बाय करें करीब 4 रुपए के आसपास। 6 और 8 रुपए के पहले और दूसरे टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस आप लेके चले 2 रुपए का। टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से 17,800 का मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांस है, और जो लॉस है ये 8,900, तो 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो भी जस्टिफाई होता है। कॉल है आपकी तरफ से, ये L&T फाइनेंस 145 की स्ट्राइक है, सीधी सीधी कॉल है। 4 रुपये में खरीदनी है, 2 का स्टॉप लॉस, 8 का टारगेट, रिस्क रिवार्ड 1:2 का। लॉट साइज़ बड़ा है, प्राइस छोटे हैं, इसलिए मुनाफा और लॉस दोनों ही थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। 17,500 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट
और करीब करीब 10,000 तक का लॉस होगा इस ट्रेड के अंदर आप जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि एक ही लॉट लेना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऑप्शंस नहीं लेना चाहता, ये बड़ा ही है, 17,000 भी मेरे लिए थोड़ा प्रॉफिट बड़ा है, तो लीव द मार्केट, तो छोड़ दो ना मार्केट के अंदर, क्यों कुछ नहीं करना। लेकिन एक अच्छा ट्रेड है, L&T फाइनेंस रिस्क रोड चेक करके सर ने दिया है, और 2 रुपये को भी 2 रुपये मानना, एंडेड ओपन एंडेड में छोड़ देना स्टॉप लॉस के लिए। तो ये कुछ की रिकमेंडेशन L&T फाइनेंस को लेकर। ठीक है कुछ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज ट्रेड हमको बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर में को ज़रा और पता करना है, उसके बाद फिर हम कुछ और ट्रेड के बारे में भी आइडिया ले लेंगे। आज के बढ़ने वाले शेयर्स की अगर आप सूची चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसे ट्रेड मिलेंगे जहां पर काफ़ी दिनों बाद मूवमेंट आए। एक बार ज़रा आप शेयर दिखाएंगे, एक टेक महिंद्रा एक बार ज़रा दिखाइए। तो टेक महिंद्रा, एक बार राहुल इस पर आपकी रिकमेंडेशन, कोई ट्रेड है क्या टेक महिंद्रा में? तो शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है क्योंकि एक सपोर्ट लेवल से बाउंस हो रहा है, पर शॉर्ट टर्म बाउंस फिजल आउट हो जाएगा 1160, जो 1140 पे चल रहा है स्टॉक, 1160 पे तो फिजल आउट हो जाएगा। जो 20 डे मूविंग एवरेज है वहां पे, और एक सप्लाई जोन भी है वहां पे। तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर लॉन्ग करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड म्यूटेड रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मीडियम टर्म बाय कुछ अभी तक तो चार्ट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट। जय से संपर्क हो गया, यू आर एबल टू कनेक्ट विद हिम। जय, बताएं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज की। जो पहला था वो मन्नपुरम फाइनेंस था, दूसरा है दीपक नाइट्राइट पर। दीपक नाइट्राइट में हमने देखा कि बेस काफी स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद जो कंजेशन था मूविंग एवरेज इसका 21 डे 50 डे के, उसके ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। और केमिकल स्टॉक्स में भी काफी एक बस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। 2250 तक के टारगेट ये स्टॉक में हम आते हुए देख सके, और स्टॉप लॉस रखना हो तो अराउंड 2014 2014 तक का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर रैली कंटिन्यू होते हुए ये वीक में रैली कंटिन्यू हो सकती है, और डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम भी है ये स्टॉक में तो, और सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली दिख सकता है ये स्टॉक। दीपक नाइट्रेट, इसकी अभी हम बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले, 5-5.5% की तेजी है, और उसके बाद भी इस वक्त एक टेक्निकल स्ट्रेंथ दिखती है। फंडामेंटल कई वजह से ये हैमर्ड हुए हैं स्टॉक्स, लेकिन अब इस वक्त 2250 का टारगेट जय दे रहे हैं। और दूसरा स्टॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, मन्नापुरम फाइनेंस उन्होंने दिया है, और ये स्टॉक भी पिछले 3 हफ्ते पहले काफ़ी चला था, और अब फिर से जो बैंक्स ऑफ फाइनेंस चलने लगे हैं इनमें एक काउंटर्स सामने आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं, कुछ BTSC ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। जी हां, दम घुटता है, और इस खराब होती स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज दिल्ली सरकार ने दिवाली के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन फैसलों की जानकारी दी। ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हवा की गुणवत्ता की स्थिति क्या है, क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं, कितनी है जहरीली हवा, इन तमाम मुद्दों पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए आप इस वक्त कहां खड़े हैं, प्रदूषण की क्या स्थिति है, और आगे और किन फैसलों की उम्मीद है?
जिस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कि कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के जरिए देखें तो पिछले 4 दिन के मुकाबले आज स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। बेहतर इसलिए कि धूप भी खिली हुई है, धूप की जो तपिश है वो थोड़ी बहुत महसूस की जा सकती है, जो विजिबिलिटी है वो भी 500 मीटर से ज़्यादा है। तो पिछले 3-4 दिन के मुकाबले आज प्रदूषण के लिहाज से स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेहतर हो गया हो, क्योंकि कई जगहों पर मसलन दिल्ली के ITO चौक पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो AQI के पैमाने पर जो प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया वो 300 से ज़्यादा है, ITO पर 400 से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी भी सीवियर कैटेगरी में दिल्ली है। दिल्ली वासियों को जहरीली हवा वो उसका सांस लेना पड़ रहा है। इन तमाम स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार एक के बाद एक फैसला ले रही है। ताज़ा फैसले में दिल्ली सरकार ने ये लिया है कि ऑड इवन व्हीकल फार्मूला लागू किया जाएगा 13 नवंबर से 20 नवंबर, एक हफ्ते के लिए। ऑड इवन फार्मूला सीधा ये है कि जिस दिन ऑड नंबर होगा, मसलन 13 तारीख, 15 नवंबर, 17 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी जिनकी नंबर प्लेट ऑड हैं, जो कि 1, 3, 5, 7, 9 से जो नंबर प्लेट समाप्त होती हैं वो गाड़ियाँ चलेंगी। और जो 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर और 20 नवंबर को इवन नंबर की जो व्हीकल नंबर प्लेट होगी वो गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। तो एक हफ्ते के लिए तो ऑड इवन फार्मूला लागू होगा। रही बात स्कूलों की, तो 10 नवंबर तक सभी स्कूलों को फिजिकल क्लासेस के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। इसमें केवल 10वीं और 12वीं क्लासेस को छोड़ दिया गया है। बाकी सभी क्लासेस को फिजिकल क्लास पर मना किया गया, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगी हुई है। जो BS3 कंप्लाइंट व्हीकल है उनके चलने पर पाबंदी है। BS4 जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, डीजल आधारित गाड़ियां हैं, उनके चलने पर भी रोक लगी हुई है। कदम कई उठाए गए हैं, लेकिन आप बड़ी तस्वीर यही देखेंगे कि अभी भी दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश ये बताने पे होती है कि ये सब कुछ जो है अगल बगल के राज्यों से हो रहा है जो दिल्ली में प्रदूषण है, जबकि तस्वीर ये है, हकीकत ये है कि पराली जो है पंजाब में भी भीषण तरीके से जलाई जा रही है। हरियाणा के खेतों में भी पराली जलाए जाने की घटना है। तो जो प्रदूषण का मामला है वो 1-2 दिन की नहीं है, ये हर साल की कहानी है। और जब जब ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो राजनीति अपनी चरम सीमा पे होती है, लेकिन जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को पड़ता है। जी ठीक है, शुक्रिया समीर इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए। तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर ज़रूर है, लेकिन अभी भी संवेदनशील कैटेगरी में दिल्ली और दिल्ली NCR के इलाके की हवा बनी है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है स्थिति को काबू में करने की। फिलहाल बाजार पर लौटेंगे और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में चूंकि मोमेंटम ठीक ठाक है, ऐसे कुछ शेयर चल रहे थे जो बहुत चले नहीं हैं या फिर जहां पर अब फाइनेंशियल्स की चर्चा कम होती है, लेकिन सुधार ज़रूर आ रहे हैं। सुजलॉन को हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी के साथ 35 रुपये के ऊपर पहुंच गया शेयर, ये 12 साल की ऊंचाई पर है। आज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस एक और शेयर, ये भी 30 रुपये के आंकड़े को पार करके ट्रेड कर रहा है। 11% के आसपास तेज़ी SCC के शेयर में दिख रही है। और JP पावर जो कि लंबे समय से हमने देखा था कि कहीं ना कहीं फंस के रह गया था शेयर, वहाँ पर भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। शर्मिला मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में सुधार दिख रहा है? क्या ट्रिगर्स बनते हैं कि यहाँ से और चलें, या फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहा हो, यहाँ से निकलने के बारे में विचार करे वो? अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी में हम डेफिनेटली सोच सकते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं। और मेरे हिसाब से 2-3 साल से हम ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी ऑर्डर बुक, ऑर्डर फ्लो इम्प्रूव हुआ है, बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक प्राइस भी इम्प्रूव हुआ है। आई थिंक जो स्टॉक 15-16 रुपया का रहता था, नाउ इज गॉन टू 35-36 लेवल्स। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस अब वो उतना वैल्यू रहा नहीं है इन स्टॉक लाइक सुजलॉन एनर्जी, बट डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल्स हैव इम्प्रूव्ड। Where ACC and JP Power are concerned, I'm afraid I've not really looked at their books, so I wouldn't really like to comment. 400 के पार है और ये तेज़ी थोड़ी सी बड़ी है। लास्ट आवर में इस तेज़ी के मायने क्या है, यहाँ से BTSC ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट ऊपर के इंडेक्स पर क्या लेवल्स दिख सकते हैं। आज दिन भर बाजार खुलने के बाद, गैप अप होने के बाद बड़ी फॉलो बाइंग उस वक्त तो नहीं आई थी, लेकिन अब पिछले कुछ मिनटों में, आप पिछले 5-10 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखेंगे तो आपको तेज़ी बढ़ती हुई दिखी है। और अब ये तेज़ी ऑटो सेक्टर के कुछ और काउंटर्स और लार्ज कैप में ITC, इन्फोसिस, इनमें दिखने को मिली है। M&M इनफैक्ट काफ़ी हैमर्ड हुआ है राहुल।
1500 के नीचे भी चला गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू बाइंग दिख रही है, 1.25% के करीब इस वक्त तेजी है। क्या एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं एमएनएम पर? बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ अबाउट 1530। डेली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है सपोर्ट के आसपास, तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। बट जनरली ऑटो स्पेस में अगर आप वेंचर करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स जो काफी बार डिस्कस हो चुका है शोर में, अभी भी डिसेंट लग रहा है चार्ट पे। तो एक लॉन्ग का लेवल में दे दूंगा टाटा मोटर्स में 636 के आसपास। अभी 646 पे प्राइस चल रहा है, 636 पे आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 621 पे, और यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ अबाउट 650। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ज्यादा आप प्रेफर करेंगे, लेकिन एमएनएम पर कोई अगर ट्रेडिंग की राय बनाना चाहता है तो यहां से 1530 तक का आपने टारगेट दिया, यानी लगभग 40-45 पॉइंट ऊपर आप बना सकते हैं। लेकिन इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप में वहां पर कहां तेजी बढ़ी है? आज कुछ और काउंटर्स की बात करें तो भारत फोर्ज जैसे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स, भारत फोर्ज जैसे, और लास्ट वीक इनमें भी एक वॉल्यूम था। भारत फोर्ज पर एक बार नजर क्या होनी चाहिए जय? एक बार चार्ट चेक करके इसकी स्ट्रेंथ बताएंगे। तो भारत फोर्ज पर मुझे लग रहा है काफी एक स्ट्रेंथ आज के दिन में दिखाई दी। जो कंजेशन था वो जोन को पार करके वॉल्यूम में भी मोर देन एवरेज वॉल्यूम आज में रिकॉर्ड किया आज के दिन में। सो मुझे यहाँ से अपसाइड दिख रहा है, 1120 तक के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं यहाँ से, अराउंड मोर देन 42 पॉइंट्स के लेवल से। तो मुझे यहाँ से एक अपसाइड डेफिनेटली दिख रही है। अगर वो लेवल पार हो गया तो हम ज्यादा अपसाइड के लिए ये स्टॉक को पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है पोजिशनली अगर होल्ड करना चाहे तो 1-2 महीने के लिए मुझे 1400 तक के भी टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो पहला रहेगा 1140 तक का, 1-2 वीक के अंदर आई गेस ये टारगेट हिट हो जाना चाहिए। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है भारत फोर्ज। ठीक है, खैर इस बीच अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तो 19,400 को हमने वापस पार करते हुए देख पा रहे हैं। कितने शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, कितने शेयर इस समय वीक हैं, ये सब कुछ हम टिकर के बदौलत आपके सामने रख रहे हैं। भारत फोर्ज के जब आज नंबर्स आए तो नंबर्स में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आए। ये नंबर्स आने के बाद का तेज़ इम्पैक्ट है जो बाकायदा इस समय इसको डेज हाई पे रखे हुए है। और टिपिकली जब इस तरह की कंपनीज होती है ना, जहाँ पर उनकी गाइडेंस, उनके मार्जिन्स, उनका बिजनेस पे कुछ कभी कोई डाउट हो और वह अच्छे नंबर उस समय दे दे, तो उसके बाद शेयर का रिएक्शन कुछ ऐसे ही होता है। और आपको जय के बारे में रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज बढ़ने वाले शेयर्स जो मैं टॉप 50 काउंटर्स में से चेक कर रहा हूँ, उसमें अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है इस सीरीज़ को जब से शुरू हुए हैं हम। हीरो मोटोकॉर्प पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन राहुल, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है? क्योंकि एक्चुअली बेस वाला शेयर है, ये ग्रोथ वाला शेयर नहीं है, ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा। जब भी ठीक होगा तो नीचे से ही ऊपर होगा, भले वो थोड़ा थोड़ा करके हो या फिर ज़्यादा हो। तो हीरो मोटोकॉर्प का जनरली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और अगर आप मंथली चार्ट पे भी देखेंगे ना, तो एक ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है। लेवल मैं बता देता हूँ, 3250 के ऊपर, 3250 के ऊपर आपको एक बहुत ही बेहतरीन मूव मिल सकता है। तब तक थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, 1-2 दिन अप मूव करेगा, 1-2 दिन डाउन मूव रहेगा। पर जो मेन लेवल हमें वॉच करना चाहिए वो है 3250 का, जिसके ऊपर एक अच्छा रैली दिख सकता है स्टॉक। 3250 इस पे ध्यान रखिए। हालांकि हमने बाय की कैटेगरी में आपको डाल दिया है, लेकिन फिर भी इस लेवल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आप यकीन मानिएगा 3250 पार करेगा तो 3600 ही चला जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिना राहुल से मैं बिना पूछे देख के मैं आपको बता सकता हूँ, 3250 करेगा, सीधा 3600 जाएगा। धीरे धीरे करके देखिए, शेयर को अपने लिस्ट में डाल दीजिए, बाइंग की लिस्ट में डाल दीजिए, वित्तीय सलाहकारों से पूछने की लिस्ट में डाल दीजिए। जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे आप रखो। ऑप्शंस अभी मत लेना, हो सकता कहीं रुक जाए, टाइम वैल्यू ना खा जाए, इसलिए ऑप्शंस 3250 के बाद ही लेना जब वो एक्टिव हो जाएगा। एक शेयर और पता करते हैं। ये मैं थोड़ा मिड कैप कैटेगरी में आके अब पता कर रहा हूँ वो शेयर्स कि वहाँ पर इस समय की पोजीशंस क्या बन रही है, क्योंकि आज ना मार्केट का रिदम अच्छा है, मार्केट के अंदर प्ले अच्छा मिल रहा है। दीपक नाइट्रेट काफ़ी दिनों बाद ये वॉल्यूम और आज की क्लोजिंग इस तरह से दे रहा है। एक बार ज़रा रिकमेंडेशन आपकी चाहिए जय, दीपक नाइट्रेट ज़रा चेक करो तो आप। सो दीपक नाइट्रेट मैंने ट्रेडिंग कॉल में भी आज डीपीजी दिया हुआ था और मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये स्टॉक काफी अपसाइड दिखा सकता है। 2250 के भी टारगेट
मैंने रिकमेंड किए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक हर मूविंग एवरेज का जो कंजेशन था वो डेफिनेटली पार करके चला। आरएसआई के पर्सपेक्टिव से निचले लेवल से ओवरसोल्ड जोन से मॉडरेट की तरफ आ रहा है और काफी पॉजिटिव वाइड क्रॉसओवर है, तो डेफिनेटली यहाँ से अपसाइड मुझे लग रहा है। वॉल्यूम भी काफी आया था और ये जो कैंडल बनी थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। बेस काफी स्ट्रॉन्ग बनाया हमने देखा तो 2023 में 2 बार ये अराउंड 1908 के अराउंड जाके वापस से ऊपर की तरफ दौड़ लगा रहा है। सो बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और अपसाइड पोटेंशियल भी ये स्टॉक में अभी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो डिम्पी जी 2-3 जो स्टॉक्स हमने थर्सडे को डिस्कस किए थे, थर्सडे फ्राइडे को, वहां पर एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन था, वो ऑलमोस्ट 80% आज के दिन में बढ़ गया, तो वहां पर एक अच्छी पोटेंशियल है। जिसने लिया वो डेफिनेटली होल्ड कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। सो वहां पर और इवन रिलायंस का फ्यूचर भी ऑलमोस्ट हिट हो चुका था बस। बिल्कुल, मेरे को सर याद है आपकी 2240 वाली स्ट्राइक की कॉल थी, हालांकि वो 110 तक पहुंच गई थी, तो मैंने उसी समय कहा कि जया आप उस दिन शो में नहीं थे, तो मैंने आपके बिहाफ से बोल दिया बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, क्योंकि आपके टारगेट हो गए। एक्सिस बैंक की भी मेरे को आपकी ऑप्शंस याद थी, आपने एक्सिस बैंक के बारे में भी जिक्र किया था, और ये बात हमको खुश ने भी बताई थी एक्सिस बैंक के बारे में। उन्होंने सीधा फ्यूचर दिया था, आपने ऑप्शंस में दिया था। तो एक्सिस बैंक के ऑप्शंस में भी जिनके पास सौदे खड़े हैं वो बिल्कुल अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाएं। और हमें चाहते हैं कि सभी एक्सपर्ट्स जो अपने ट्रेड दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम हमको जरा नोटिस भी करवा दें। हम भी रखते हैं नोटिस में, बट अगर नोटिस कराएंगे तो और अच्छे से निवेशकों की हेल्प हो जाएगी। एक शेयर मेरे को पता करना है, वो एक्चुअली एक ब्रेकआउट कर सकता है, बहुत ही ख़राब था उसका लास्ट एक क्वार्टर गया। उस शेयर का नाम है IEX, लेकिन इसने अच्छा काम किया 120 का बेस बनाया, 140 का इसका ब्रेकआउट लेवल है। एक बार IEX का चार्ट सामने दिखाइए, 4.5% ऊपर। अंशुल ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ, जरा मेरे को बताइएगा कि 140 के पार होने पर ही इसको बाय करें या इसका 120 रुपये वाला प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग है कि 140 तो कर ही लेगा पार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर ही लेगा पार। ये एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, लगभग 63% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। 120 पे अच्छा बेस बनाया है, लेकिन ऊपर ईयरली वीवैप का रेजिस्टेंस है 136 और स्विंग हाई 144, तो इसको ये थोड़ा सा निकालना मुश्किल होगा। सामने अगर आप L&T फाइनेंस देखेंगे तो वहां 84 डेज का एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, कवर्नेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है कल, लगभग 110% वॉल्यूम का 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। तो अगर BTST या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो L&T फाइनेंस ज्यादा अच्छा है 160-165 के टारगेट के साथ। IEX आज बढ़िया तेजी इस शेयर में दिख रही है, लेकिन नंबर्स के फ्लेवर भी हैं बाजार में। बीकाजी फूड्स के नतीजे आ गए हैं, करीब करीब साल भर पुरानी लिस्टेड कंपनी है ये, और मुनाफा 46% बढ़कर 60 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। ये सालाना आधार पर ये आंकड़े हैं, तो मुनाफे के बढ़िया आंकड़े, और जैसे ही नतीजा हमने शेयर में तेज स्पाइक देखा। एबिडा की बात करें, यानी कि कामकाजी मुनाफा, उसमें 37-38% के आसपास का उछाल है। 500 रुपये के आसपास शेयर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। और एक और अच्छी चीज़ जो खास तौर से फूड वाली कंपनी में मैटर करती है वो है मार्जिन का। 11% से बढ़कर 14.5% के आसपास के मार्जिन बीकाजी फूड्स ने रिपोर्ट किए हैं। शर्मिला मैम, बीकाजी फूड्स हमने देखा है कि 300 रुपये से लेकर 550 रुपये तक के सफ़र तय किए हैं शेयर ने। नतीजे अच्छे आए हैं, और नतीजे अच्छे आने में और एक और चीज़ है कि चूंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ऑलरेडी इनके लिए मोमेंटम तो बरकरार ही होगा। अगर हम सेल्स के फ्रंट पर बात करें तो आप ये बताइए कि आपको ये शेयर वैसे कैसा लग रहा है और यहां से आप क्या सलाह देंगी? तो जैसे कि आपने कहा कि एक तो नतीजे अच्छे आए हैं, और उसके साथ साथ अगर एक अच्छी है तो वो ये है कि हम ये क्वार्टर उनके लिए अच्छा रहेगा ही, क्योंकि इस साल जैसे कुछ कंपनीज के लिए हम ये नेगेटिव मान के चले थे कि जो फेस्टिव सीजन थोड़ा स्टैगर हुआ, और एक थोड़ा वी हैड दशहरा, गणपति इन द अर्लियर मंथ्स एंड नाउ वी हैव दिवाली, तो दिवाली थोड़ा लेट हुआ। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर पिछला क्वार्टर उनके लिए अच्छा रहा तो ये भी जाहिर सी बात है कि अच्छा ही रहेगा। तो आई थिंक बोथ फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। और यस, आई थिंक थोड़ा वैल्यूएशन हाई लगता है, तो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स इसके बारे में सोच। ठीक है, लंबी अवधि के लिए बढ़िया ये शेयर है।
बाजार की बात करें तो निफ्टी में गर्मी थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब जो तेजी है वो 182 अंकों की, और आप देखेंगे तो जो गिरने वाले शेयरों की लिस्ट है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इस वक्त 50 में से 45 शेयर हैं हरे निशान में और सिर्फ 5 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और आधे % से ज्यादा गिरावट किसी भी शेयर में आज नहीं दिख रही। एसबीआई सबसे ज्यादा कमजोर है 0.6%। इससे आप बाजार की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं, और ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे में जरा डीलिंग रूम का हाल जरा चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और किन शेयरों को लेकर खबरें गर्म हैं, और ये हम जानेंगे डिम्पी से। डिम्पी बताइए क्या खबरें हैं। देखिए, आप आज की जो खबर है जो हमारे हाथ लगी है, मैंने कई बार आपको बताया कि मिड साइज सेगमेंट की कंपनीज को आप थोड़ा सा अच्छे से चेक करके लेना। तो आज ऐसी ही कंपनी है देवयानी फूड्स, देवयानी इंटरनेशनल के नाम से है ये कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं कल है 7 तारीख। तो हमारे पास ये खबर लगी है कि इसके जो कल नंबर्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ही शानदार आ रहे हैं, और इसमें जो इनका रेवेन्यू है वो करीब 1000 करोड़ के मार्क को या तो टच कर जाएगा तो पार कर जाएगा। ये एक फ़ंड है जो बाकायदा आज इसमें ख़रीदारी कर रहा है। उसने आज भी ख़रीदारी की है, वो शायद थोड़ा कल भी करेंगे, पोस्ट नंबर्स भी करेंगे। और आज जब ये नंबर्स आने को हैं तो इसने क्रिटिकली अपने 200 दिनों की एवरेज को भी पार किया। तो जब हमको इसके बारे में पता लग रहा था तो हमने 2-4 पॉइंट्स और बैक टू बैक पता किए। तो फिर पता लगा कि मार्जिन्स वगैरह कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनके मार्जिन्स में कम से कम 25% का गेन आएगा। इस बार परसेंटेज में 25% का गेन रहेगा पिछली बार के मार्जिन्स के मुकाबले। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई सीधा इसको देवयानी फूड्स को या देवयानी इंटरनेशनल को सीधा नहीं समझ पा रहा है तो कम से कम वो पिज़्ज़ा हट से समझ जाएगा, और वो समझ जाएगा इनके और प्रोडक्ट की लिस्ट से, KFC से समझ जाएगा। जो इनके कोर बिजनेस एरियाज़ हैं वो यहाँ से ज़रूर आइडिया ले लेगा कि हाँ, भारत के अंदर किस तरह का इनका अपना बिजनेस है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि फेस्टिवल सीज़न अभी भी चल रहा है। ये दिवाली आएगी और उसके बाद न्यू ईयर तक भी चलता है ये कई बार। तो आपको पता है ये वर्ल्ड कप भी चल रहे हैं। तो ये इस बार के अच्छे बेस्ट क्वार्टर नंबर्स अपने पोस्ट करने जा रहा है। तो ये खबर हमारे हाथ लगी है, इसलिए हमने आपके सामने साझा की है। बट मैं फिर से बोलूँगा, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के रखिएगा। ये सिर्फ डीलिंग रूम्स की जो खबरें होती हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, ज़रा जय पटेल से ही आइडिया ले लेते हैं। जय, आप इस शेयर को ज़रा चेक करेंगे, देवयानी को। तो देवयानी में डेफिनेटली बेस काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऑलरेडी बीटन डाउन था बहुत टाइम से। 222 रुपए से 180 तक आ गया था, कंटिन्यूस फॉल दिखा हमने। और कल आज के जो सेशन है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI बहुत ओवरसोल्ड की जोन की तरफ था। MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ एक मूव बन रहा है। सो मुझे यहाँ से बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। 190 का प्राइस है। अराउंड हम देखें तो अपसाइड 198 का पहला रहेगा टारगेट। वो जोन अगर पार कर लिया सक्सेसफुली तो अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। 215 का मुझे लग रहा है टारगेट आ सकता है अगर 198 को ब्रेक किया सक्सेसफुली तो, क्योंकि वहां पर कंजेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। 21 डे, 34 डे, 50 डे के अराउंड 198 के जोन पर काफी कंजेशन मिल रहा है। सो स्ट्रेंथ डेफिनेटली है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ से जा सकता है। ये जय ने भी आपको रिकमेंडेशन दी थी। जय की भी बात सारा सुन के हमको लग रहा है कि थोड़ा बुलिश हैं वो, और ये वो कह रहे हैं कि यहाँ से चल सकता है। हमने जो खबर थी वो साझा की थी। एक और पॉइंट मेरे को जो मेरे से मिस हो गया बताना एक्चुअली में, वो है कि संजीव भसीन ने भी आपको दिवाली पिक के तौर पर ये शेयर दिया है, और उनका भी कहना है कि उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। आज सुबह ही उन्होंने अपने 2 शेयर दिए थे दिवाली के। पहला दिया था एक देवयानी इंटरनेशनल, दूसरा दिया था कैनरा बैंक, जितना मेरे को याद है। तो देवयानी इंटरनेशनल आज अच्छी क्लोजिंग भी कर रहा है, खबर भी हमारे हाथ आ गई। भसीन जी का अपना कॉन्फिडेंस भी है इस शेयर को लेकर, और जय ने भी अब आपको गाइड कर दिया है। तो देवयानी इंटरनेशनल, ये इस शेयर को आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। आप अपने हिसाब से इसके अंदर अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करते हुए एक ट्रेड आप ले सकते हैं। प्रियंका, ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो कुछ स्टॉक्स हुए, लेकिन इस बीच एक एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिली है, अनुराग जोशी हम तक ये न्यूज़ लेकर आया है कि सिग्निटी टेक्नोलॉजी के जो प्रमोटर्स है वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं और इसमें कुछ बड़े नाम आ सकते हैं। पूरी खबर एक बार अनुराग जोशी से समझ लेते हैं। 2 प्राइवेट इक्विटी कंपनियां बेन कैपिटल और CVC कैपिटल पार्टनर्स हैदराबाद स्थित सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक डिजिटल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें प्रमोटर्स की भागीदारी को खरीदने की इच्छुक है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया कि दोनों ने इस सिलसिले में बातचीत शुरू कर दी है और एक्वेरियस कैपिटल नामक एक मर्चेंट बैंक इस सेल प्रोसेस को रन कर रहा है। अभी नवंबर
3 को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीवी सुब्रमण्यम ने अपना त्यागपत्र दिया था, जिसकी ऐलान कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को की थी। अभी इस कंपनी का रेवेन्यू इस पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ था। अभी ये माना जा रहा है कि अभी इस साल की अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है, ये ऐसी दूसरी डील होगी इस सेक्टर में। जुलाई में कार्लाइल ने क्वेस्ट ग्लोबल में एक अपनी भागीदारी बढ़ा दी थी, और इस डील को देख के ये माना जा रहा है कि ये एक अनुमान देगा कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर के लिए कितना रुझान है। ओके, तो ये तो बड़े नाम आ सकते हैं, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। ठीक है अनुराग, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, इससे जुड़े अपडेट्स हमें बताते रहें। स्टॉक आपके सामने है, 3.5% आज तेज भी है, लेकिन इस बीच डिवीज लैब के जो नंबर्स आए उस पर भी एक रिव्यू हम जल्द लाएंगे आपके पास। लेकिन कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं। कॉन कॉल थी मैनेजमेंट की, 5% इस वक्त तेज है, और ये कॉन कॉल के हाईलाइट्स के बाद स्टॉक में तेजी और बढ़ी है। मेजर बातें क्या सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि इस कॉन कॉल में जो बातें हाईलाइट हुई हैं, पहली तो जो इनका प्रोडक्ट मिक्स अनचेंज है, लेकिन इनके जो रेवेन्यूज हैं एक्सपोर्ट टू यूएस एंड यूरोप वो लगभग 68% टोटल के हैं। सेकेंडली, इनका जो जेनरिक एपीआई है वहां पर डबल डिजिट वॉल्यूम ट्रेंड देखने को मिला है। एक बार शर्मिला के साथ ये स्टॉक डिस्कस करते हैं। शर्मिला, थोड़ा सा फार्मा स्पेस में उन स्टॉक्स के लिए चैलेंज जरूर आ रहा था जो ओवरसीज बाउंड कंपनीज थी और जिनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस थे। डिवीज लैब के नंबर्स पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? तो फ्लैशेस कॉन कॉल की भी काफी सारे कमेंट्स आए हैं। आई थिंक कि जो कमेंट्स आए हैं उनकी वजह से ही हम एक अपटिक देख रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि अगर आप प्राइमा फेसी नंबर्स में देखेंगे तो थोड़ा मिस था। सो आई हैव नॉट रियली सीन द कॉन कॉल डिटेल्स, लेकिन नतीजे देखकर तो मेरे हिसाब से इवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन या जो एक्सपेक्टेशन था उसमें थोड़ा द कंपनी सीम्स टू हैव मिस्ड इट्स एस्टिमेट्स। तो वो कॉन कॉल के डिटेल्स जानना मेरे हिसाब से जरूरी होगा। ठीक है, 5% ऊपर डिजीज लैब है, लेकिन फार्मा के साथ साथ अगर आप डायग्नोस्टिक स्पेस को देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी हलचल है। आप कृष्णा डायग्नोस्टिक को अलग कर दीजिए, इसके अलावा आपको बाकी के सभी शेयर जो इस स्पेस में हैं आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। दरअसल कृष्णा डायग्नोस्टिक के नतीजे कमजोर आए हैं, मुनाफे में तकरीबन 32% के आसपास का हिट आया है, तो वो शेयर आपको नीचे दिखेगा। लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब दिन के निचले स्तर से थोड़ा रिकवर किया है। आप विजय डायग्नोस्टिक को देखिए, वहां पर भी थोड़ी आपको रिकवरी दिखेगी। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है मेट्रोपोलिस, और अपने गेंस को पूरी तरह से बचा पाने में ये कामयाब है। अभी भी 6.5% की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। और आज सुबह के सत्र में हम कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, अमीरा शाह से बातचीत कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मार्जिन को प्रोटेक्ट करेंगे और आगे चलकर कुछ एक्विजिशंस पर भी उनका फोकस होगा। मेट्रोपोलिस, अंशुल, यहां से आप इसमें किस तरह की चाल देख रहे हैं, और क्या लॉन्ग के मौके हैं या फिर शेयर चूंकि ज्यादा चल गया है और समय कम है तो इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मेट्रोपोलिस हमने अपने क्लाइंट्स को सुबह रिकमेंड किया था F&O में बाई करने के लिए। उसका टारगेट ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है 2 से 3 दिन का स्विंग मूव इनिशिएट हुआ है। आज के सेशन में 300% वॉल्यूम इंक्रीज है 50-डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है। ऊपर में एक लेवल है 1650 का, अगले 2 दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 1650 के आसपास तक आएगा। तो BTST के अलावा 1 से 2 दिन अगर इसको समय देते हैं तो थोड़ा सा बड़ा मूव प्ले करने मिलेगा। तो BTST से ज्यादा 1 से 2 दिन का ये स्विंग ट्रेड रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। 1 से 2 दिन के लिए भी इसमें दांव लगा सकते हैं 1650 तक के टारगेट के लिए, लेकिन स्विंग ट्रेड के तौर पर। कुछ और शेयरों को देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बजाज हिंदुस्तान के बारे में ज़रूर राय लेंगे आपसे इस पर शर्मिला जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में धीरे धीरे अच्छा मोमेंटम बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में ना प्राइसेस का उतना ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। बजाज हिंदुस्तान को आप किस तरह से देख रही हैं? आज तो 18% का उछाल है, क्या मूव्स को आप सस्टेन होते हुए और यहाँ से और ऊपर जाते हुए देख रही हैं आप? सो वेरी ऑनेस्टली ना, मुझे ये जो इस तरह के कमोडिटी पेज रहते हैं ना वो इतने पसंद नहीं आते, क्योंकि मुझे लगता है कि यस कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाते हैं और मैन्युफैक्चरर्स
का फायदा लेने के लिए सोच सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज कमोडिटीज आर अ लिटिल सेंसिटिव, क्योंकि हम इस तरह का सिचुएशन नहीं देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट का प्राइस ऊपर है तो प्लेयर्स आर एक्सपोर्टिंग शुगर और यहाँ पर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल आ जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, बिकॉज इस तरह की कमोडिटीज में इट्स ऑल्सो डायरेक्टली इन्फ्लेशन रिलेटेड, तो दे आर लिटिल बिट कंट्रोल। सो यस, आई थिंक कि डेटा काफी अच्छा है, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वेरी ऑनेस्टली मैं ये स्टॉक्स को अवॉइड करूँ। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन बाजार के लिए कल कौन से ट्रिगर्स अहम होंगे, कहां पर नजर होगी, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी, बताइए कल फोकस कहां पर होगा? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी चाइना से आने वाले ट्रेड डेटा और फॉरेक्स रिजर्व्स की। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से पीपीआई डेटा भी एक्सपेक्टेड है और यूएस की तरफ से ट्रेड डेटा भी आएगा। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से सुजुकी और नोवेलिस के नंबर्स पर खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स का इम्पैक्ट भी हमें नज़र आएगा हिंडाल्को पर। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया इंक में से निफ्टी कंपनीज में से पावर ग्रिड फोकस में रहेगा। उसके अलावा काफ़ी सारे दिग्गज कंपनी भी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं, जिसमें श्री सीमेंट, ट्रेंट, इन्फो एज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, अपोलो टायर्स और अरविंद फैशंस भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। कल बोर्ड की बैठक होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर, और इन कंपनीज का नाम है दिलीप बिल्डकॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, अनुपम रसायन, आइनॉक्स विंड, ज्योति स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अतुल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है बायबैक प्रपोजल को लेकर, और कोचिन शिपयार्ड की भी ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि इनकी भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स को लेकर। इसके अलावा आईपीओ मार्केट में हम देख ही रहे हैं काफ़ी दिनों से काफ़ी एक्शन हो रहा है, और इनफैक्ट कल होनासा कंज्यूमर की लिस्टिंग होने जा रही है। मामाअर्थ का आईपीओ जो आया था अब वो लिस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईसैफ एसएफबी का जो आईपीओ है वो बंद होने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, और एएसके ऑटोमोटिव आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कल खुलेगा नवंबर 7 से लेकर नवंबर 9 तक। आखिर में हम फोकस करेंगे रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 452 की लॉन्च का, जो कल होने वाला है। तो लास्ट ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपकी रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, ठीक है, डन। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टॉक था कोचिन शिपयार्ड, उसके कल नंबर्स भी आ रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि शेयर विभाजन है कि शेयर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। इसी पे ज़रा राय ले लेते हैं अंशुल से। अंशुल, ज़रा एक बार कोचिन शिपयार्ड चेक करना, तो ये नंबर से पहले काफ़ी चला हुआ शेयर है, आज भी 6.5% ऊपर है। आप इसका एक महीने का चार्ट वापस से दिखा दीजिए ज़रा, इसमें क्या करना चाहिए ठीक नंबर से पहले, कल है इसके नतीजे। देखिए, कोचिन शिपयार्ड पे हम काफी बुलिश हैं। हमने अपने दिवाली रिकमेंडेशन में भी क्लाइंट्स को कोचिन शिपयार्ड रिकमेंड किया है, और अगर एकदम शॉर्ट टर्म में देखें तो पिछले 6 दिन ये इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी, जिससे आज ब्रेकआउट आया है। तो अगले 4 से 5 दिन में स्टॉक 1098 के लेवल टेस्ट कर सकता है, और अगर इसको थोड़ा सा समय देते हैं स्विंग बेसिस पे, तो जो इसका हाई बना था 1255, ये लेवल भी बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने में देखने के लिए मिलेंगे। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 1098 का टारगेट रहेगा। ठीक है राहुल, 2 शेयर में आपसे जल्दी ले लेता हूँ। पहला एक तो आप बताइए ONGC, ये अगले 15 दिनों तक रखूँ क्या इस शेयर को मैं? ONGC में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट है, फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है 191.75 पे 193 चल रहा है। इसमें 205 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, तो इसको आपको लॉन्ग रखना चाहिए। ठीक है राहुल जी, एक शेयर आपसे और पता करता हूँ, वो मैं जरा ल्यूपिन के बारे में है। ल्यूपिन BTST करें क्या? सुन पा रहे हैं? ल्यूपिन BTST करें? यस, ल्यूपिन BTST करूं? नहीं, BTST के लिए जिंदल स्टील शायद बेटर कैंडिडेट होगा। ऑल्दो एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है लुपिन, बट एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, तो बहुत डाइसी हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा लुपिन। ठीक है, बिल्कुल। तो मार्केट बंद होने में लेकिन 1.5 मिनट ही रह गया है। बाजार में अच्छी तेजी आपको दिख रही है और क्लोजिंग के समय आप देख रहे हैं 19,400 के ऊपर
बाजार तैयारी कर रहा है क्लोज होने की भी। बैंक निफ्टी पे भी 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखने को मिली है। आपको याद होगा पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर रही है, लेकिन आज में आपको 200 पॉइंट्स की तेज़ी भी आपको निफ्टी ने दिखाई है। और इसमें बड़े सेक्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में तो आपको तेज़ी दिख रही है। जो टॉप सेक्टर्स है, टॉप स्टॉक्स हैं, उसमें कई हैवी वेट्स भी हैं, रिलायंस, एल&टी जैसे। इनफैक्ट अब जो आपको बैंक्स के स्टॉक्स दिखे हैं उसमें एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स भी है। फाइनेंस में बजाज ट्विंस दोनों ही टॉप गेनर्स भी हैं। टॉप 5 की बात करें तो पहले 2 काउंटर्स तो हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट उसके बाद बैंक्स में आपको लार्ज कैप बैंक्स में नेम दिखाई दे रहे हैं एक्सिस जैसे। डीवी स्लैब के नंबर्स के बाद और कॉल की कमेंट्स के बाद अच्छी तेजी दिखाई दी और उसमें 5% की तेजी। टॉप गेनर इस वक्त आपको डीवी स्लैब दिखाई दे रहा है। तमाम दूसरे जो क्योंकि क्रूड की सॉफ्टनेस का फायदा डेरिवेटिव स्टॉक्स को, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। हालांकि ओएनजीसी भी अच्छा चल रहा है, तो एनर्जी पैक के ये कुछ स्टॉक्स और क्रूड डेरिवेटिव के स्टॉक्स जहां पर आपको मूव दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी और बड़ी तेजी आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे दिखाई दे रही है, जो इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर भी है। 19,400 के ऊपर निफ्टी लगभग 200 पॉइंट, लगभग 185 पॉइंट्स ऊपर। और गिरने वाले स्टॉक्स में एसबीआई के इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, गुड सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन सुबह से ही आपने काउंटर पे दबाव ही देखा। आप फिलहाल लगभग 1% के करीब बंद होने की तैयारी नेगेटिवली एसबीआई कर रहा है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें टाइटन, ये लास्ट वीक का वन ऑफ द गेनर स्टॉक्स था, वहां पर फ्लैट सा ट्रेड हो रहा है। और दूसरे बड़े नाम में एचयूएल जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर ट्रेड थोड़ा दबाव के साथ हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पिछले हफ्ते भी बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। रिकवरी ट्रेड यहाँ बहुत तेजी से प्ले आउट हुए थे, जो एक शैलो करेक्शन आया। लेकिन आज केमिकल स्टॉक्स जो मिड कैप स्मॉल कैप में दिख रहे हैं उसमें दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में तेजी है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स की बात करें, नंबर्स का बहुत इंपैक्ट, आईएक्स जैसे स्टॉक्स, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स में मूव है। आज हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा के कुछ काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ और मूव भी दिखाई दे रही है। उन स्टॉक्स में भी आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें अपोलो हॉस्पिटल की बात हुई, डायग्नोस्टिक काउंटर्स हमें दिखाई दे रहे थे। और साथ ही जो दूसरे काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें एनर्जी के मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको केमिकल स्पेस, ऑटो एंसिलरी और मेजरली एनर्जी स्पेस, ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां पर लास्ट के कुछ मिनटों में तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई भी दी है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में जिस तरह की मूव आज के दिन भी दिख रही है, रिकॉर्ड लेवल पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। उसमें शुगर स्टॉक्स में अच्छी मूव है। श्री रेणुका शुगर हो, बजाज हिंदुस्तान को भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, उनमें अच्छी तेजी है। एनर्जी स्पेस के सुजलॉन जैसे स्टॉक्स हो तो 12 साल की ऊंचाई पे चल रहे हैं, उन स्टॉक्स में मूव है। रियल एस्टेट जो 15 साल के पूरा इंडेक्स जो है 15 ईयर हाई पे है और उसमें कुछ स्टॉक्स जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स भी टॉप 5 में आप लगभग 4% की तेजी के साथ देख रहे हैं। शोभा डेवलपर्स में 4% की तेजी है। और गिरने वाले कुछ काउंटर्स में दबाव में थोड़ा सा आज आपको एंजल वन, केईसी जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं और साथ ही रेडिको खदान जैसे कुछ स्टॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार में आपको आज एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन दिखा। 12% सिर्फ लॉन्ग्स है एफआईज के, बहुत सारे शॉर्ट सिस्टम में ऑलरेडी है और ये आप कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का मूव आज केमिकल स्पेस पे क्लियरली देख रहे हैं। सारा और डेटा पॉइंट एफआईज और डीआईएस का आज का एक्शन कल सुबह लेकर आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स की सारी तेजी लेकर, ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन लेकर आएंगे। फिलहाल शो को यही समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें टेक्निकल राय दी, शर्मिला ने फंडामेंटल राय दी, मुझे, अभिषेक और डिम्पी को दीजिए इजाजत। लेकिन अगला शो कल की तैयारी आप मनीष के साथ देखिए, मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और बताएंगे कि वो शो में आगे क्या लेकर आ रहे हैं। लेके क्या मतलब आप कह सकते हैं कि जिस नोट पे आप बाजार को खत्म करके जा रही है, आज क्लोजिंग में बेहद शानदार देखने को मिला। लगातार ये तीसरा दिन होगा और छुट्टियों के बाद अब लौटी है तो बाजार में और बाहर आ गया आज के दिन। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि हेवी वेट्स में बाइंग है, लेकिन वापस से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो बहुत टूटे थे वो रिकॉर्ड हाई पे आ रहे हैं वापस से। वो एक अच्छी बात बता रहा है कि अगर हम 2 कदम पीछे हैं तो हो सकता है 3 कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही बात करेंगे कल की तैयारी में कि कल का दिन कैसा हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि हैट्रिक हम लगा चुके हैं। तो अब क्या लगातार चौथे दिन भी भारतीय बाजारों में तेजी